सेमेस्टर 3 एमए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट एक ऑप्शनल पेपर है, एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र है। जैसा कि आप जानते हैं कि सेमेस्टर 3 के अंतर्गत 3 प्रश्न पत्र कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, और 2 प्रश्न पत्र वैकल्पिक हैं। आपको जो प्रश्न पत्र वैकल्पिक की सूची में दिए गए हैं उनमें से किन्हीं 2 प्रश्न पत्रों का चयन करना है। वैकल्पिक प्रश्न पत्रों की लिस्ट में, सूची में जो प्रश्न पत्र हमारे यहाँ उपलब्ध हैं उसमें एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट है। तो जो विद्यार्थी अपने विषयों के, अपने प्रश्न पत्रों के चयन के दृष्टिकोण से हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट प्रश्न पत्र का चयन करते हैं, मेरी क्लास उनके लिए है और उनके लिए मैं अपनी क्लास प्रारंभ करता हूं। आपको आपके ग्रुप पर, सेमेस्टर 3 के ग्रुप पर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट प्रश्न पत्र का सिलेबस, पाठ्यक्रम जो 5 यूनिट्स में है, मिल जाएगा। और उसके साथ साथ जो पुस्तकें आपको देखनी चाहिए वो भी मिल जाएंगी। आपकी सुविधा के लिए पुस्तकों के विषय में मैं ये बता दे रहा हूँ कि जो सूची उपलब्ध है, जिसको आप देखेंगे, उसमें मैंने टिक कर दिया है, निशान लगा दिया है। एक पुस्तक हिंदी माध्यम में उपलब्ध है जो विद्यार्थी पढ़ते हैं। यह पुस्तक पतली और मोटी दोनों तरीके की है। आप उसमें ये देख लीजिएगा कि जो पाठ्यक्रम हमारा है उसकी ज़्यादातर चीज़ें उस पुस्तक में उपलब्ध हों। तो हिंदी माध्यम में आपको एक पुस्तक उपलब्ध है और अंग्रेजी माध्यम में कई पुस्तकें उपलब्ध हैं। लेकिन उन कई पुस्तकों में 2 पुस्तकें ऐसी हैं जो आसान भाषा में उपलब्ध हैं। एक पुस्तक TN हजेला की है और दूसरी HL भाटिया की है, जिसको कि सिलेबस के साथ पुस्तकों की सूची में मैंने इंडिकेट कर दिया है। तो कम से कम 2 पुस्तकें, अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो कम से कम 2 पुस्तकें अंग्रेजी माध्यम के लिए देखें, और जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक पुस्तक उपलब्ध है। और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भी प्रयास करें कि एक कम से कम अंग्रेजी माध्यम की पुस्तक को देखने और पढ़ने का कोशिश करें, प्रयास करें। जहाँ तक स्टैंडर्ड रेफरेंसेस की बात है, जो विद्यार्थी अगर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के अंतर्गत कुछ ओरिजिनल रेफरेंसेस को देखना चाहते हैं, उनके लिए भी बुक्स जो रिकमेंड की गई हैं, जो पाठ्यक्रम में हैं, उसकी सूची उपलब्ध है। उसमें आप देख सकते हैं एरिक रोल, एक स्टैंडर्ड बुक एरिक रोल की हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। इसके साथ साथ मार्क ब्लॉक की बुक इकोनॉमिक थियोरी इन रेट्रोस्पेक्ट और कई अन्य ऐसी ओरिजिनल बुक्स हैं हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में, जिनका संदर्भ वो ग्रहण कर सकते हैं। सामान्य रूप से समझने के लिए एक बात को समझिए, अगर आप एक टेक्स्ट बुक के रूप में चाहते हैं कि कोई पुस्तक आपको मिले जिसमें आप देख सकें, तो अंग्रेजी भाषा में 2 पुस्तकें जिनको मैंने टिक किया है, TN हजेला, HL भाटिया, और उसके साथ साथ हिंदी माध्यम में एक और पुस्तक जिसको कि पाठ्यक्रम में आपको दर्शाया गया है। इसके अलावा बहुत सारे ओरिजिनल रेफरेंसेस, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट का जो लिटरेचर है वो बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही विस्तृत है। पढ़ने के लिए
अथाह सागर उपलब्ध है। इतनी किताबें हैं जिनको कि अगर आप देखें तो इस पेपर में आपके ज्ञान के लिए जितना संदर्भ उपलब्ध है वो शायद बहुत ही कम ब्रांचेस में होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रेफरेंस बुक्स बहुत सारी हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, आप अपने लिए पुस्तकों का चयन कर सकते हैं अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में। अब मैं कुछ बात करना चाहता हूँ इस पेपर के, इस कोर्स के पाठ्यक्रम के बारे में, सिलेबस के विषय में। ये सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहली यूनिट प्री क्लासिकल पीरियड की है। प्री क्लासिकल पीरियड का अर्थ है कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक ऑफ थॉट था, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का समुदाय था, संप्रदाय था, क्लासिकल स्कूल, उसके पहले जो विचार प्रचलित थे। इकोनॉमिक्स एज अ ब्रांच ऑफ स्टडी, अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में इसकी पहचान 1776 से स्थापित होती है, जब एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशंस प्रकाशन में आता है। लेकिन एडम स्मिथ के पहले भी आर्थिक विचार थे। एडम स्मिथ के वेल्थ ऑफ नेशंस के प्रकाशन के बाद जिन लोगों ने अपने विचार दिए उनको हम अर्थशास्त्री कहते हैं। लेकिन एडम स्मिथ के पहले का जो समय था, 1776 के पहले का जो समय था, उस समय बहुत सारे ब्रांच ऑफ स्टडीज डेवलप नहीं हुए थे। फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सब विषय की विधाएं विकसित बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो होता क्या था, जो सोचने वाले लोग होते थे वो अपने विचार, राजा रजवाड़ों की प्रथाएं होती थीं, वो अपने विचार कहते थे। उनके विचार अर्थशास्त्र से भी संबंधित होते थे, राजनीति शास्त्र से भी संबंधित होते थे, फिलॉसफी से भी संबंधित होते थे। वो हर क्षेत्र के बारे में, लोक प्रकृति के बारे में, राजा के कार्यों के बारे में, लोक नीतियों के बारे में विचार बताते थे। लेकिन ये वो समय नहीं था जब ब्रांचेस डेवलप हो गई थी। इसीलिए जो पुराने लोग थे उन लोगों को हम अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री नहीं कहते थे, हम उनको थिंकर्स कहते थे। एक टर्मिनोलॉजी थी थिंकर्स, चिंतक। तो चिंतक कौन थे? चिंतक वो थे जो देश, समाज, अर्थव्यवस्था, राज्य, राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र आदि सबके बारे में अपने विचार कहते थे। इस दृष्टिकोण से अब अगर देखा जाए तो 1776 में जब वेल्थ ऑफ नेशंस का प्रकाशन होता है और इकोनॉमिक्स एज अ ब्रांच ऑफ स्टडी डेवलप होती है और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को माना जाता है, वो शुरू करते हैं एक बात जिसको कई लोग फॉलो करते हैं और ये विचारधारा बनती है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, प्रतिष्ठित संप्रदाय। लेकिन उनके भी पहले बहुत सारे लोगों ने ऐसी बातें कहीं जो अर्थशास्त्र से संबंधित थी, लेकिन चूंकि ब्रांच डेवलप नहीं थी इसलिए हम उनको अर्थशास्त्री नहीं कहते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? थिंकर्स। जैसे जैसे ब्रांचेस डेवलप होती गई, ज्ञान की विधाएं विकसित होती गई, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि इत्यादि, वैसे वैसे हुआ क्या कि पुराने जो थिंकर्स थे उन लोगों ने जो बातें कही थी उनमें से जो बातें अर्थशास्त्र से संबंधित थी वो इकोनॉमिक्स वालों ने ले ली, जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड थी वो
पॉल साइंस वालों ने ले ली, जो फिलॉसफी की थी वो फिलॉसफी वालों ने ले ली। हम इसीलिए देखते हैं, आप ध्यान दीजिए इस बात को, कौटिल्य, अरस्तु, प्लेटो इत्यादि, ये कई कई नाम हैं जिनका संदर्भ हमको इकोनॉमिक्स में भी मिलता है, फिलॉसफी में भी मिलता है, पॉलिटिकल साइंस में भी मिलता है और अन्य जगहों पर भी मिलता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट की बात करते हैं तो पहली यूनिट जिस बात से संबंधित है वो है प्री क्लासिकल पीरियड। और प्री क्लासिकल पीरियड का अर्थ ये है कि एडम स्मिथ के 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन के प्रकाशन के साथ ही जो इकोनॉमिक्स एज ए ब्रांच ऑफ स्टडी डेवलप होती है, उसके पहले के आर्थिक विचार क्या हैं, ये यूनिट 1 से संबंधित है। जब हम यूनिट 2 में जाते हैं तो यूनिट 2 इस बात से संबंधित है कि जो सीमांतवाद था, हम जानते हैं मार्जिनल थ्योरी, तो मार्जिनलिज्म कहाँ से आया और इसकी शुरुआत किस शताब्दी से होती है, और मार्जिनलिज्म और मैथमेटिकल स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े हुए क्या लोग थे, कौन लोग थे, उनकी विचारधाराएं क्या थी, यूनिट 2। यूनिट 3 न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट से संबंधित है। हम विद्यार्थियों, हम जितनी भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कंजम्पशन थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, मार्केट थ्योरी, परफेक्ट कंपटीशन से लेकर ओलिगोपोली तक, जो भी इकोनॉमिक लिटरेचर हम पढ़ते हैं, बेसिकली वो सारा का सारा इकोनॉमिक लिटरेचर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक लिटरेचर है। इसको हम स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स कहते हैं। और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक लिटरेचर की जो शुरुआत है वो अल्फ्रेड मार्शल ने की थी। कैम्ब्रिज स्कूल में उन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की थी, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट उसको हम कह सकते हैं। कैम्ब्रिज में अल्फ्रेड मार्शल ने जो विचारधारा, जो सोच बनाई और उनके जो फॉलोअर्स रहे, उसको हम न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। अल्फ्रेड मार्शल इज नोन एज फाउंडर ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। 9 प्रतिष्ठित आर्थिक विचारों की शुरुआत करने वाले उनके संस्थापक अल्फ्रेड मार्शल थे। और जो भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, जिसको हम स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये जो बात है अल्फ्रेड मार्शल की, न्यू क्लासिकल स्कूल्स की स्थापना कैम्ब्रिज स्कूल में, उनके विचार और उनके फॉलोअर्स, ये बात यूनिट 3 से संबंधित है, तीसरी इकाई से संबंधित है। चौथी इकाई संस्थावाद से है, इंस्टीट्यूशनलिज्म। और संस्थावाद को जब हम देखते हैं तो संस्थावाद के 2 रूप हमको मिलते हैं, एक ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म, एक न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म के जो फाउंडर थे वो वेबलन थे, और न्यू इंस्टीट्यूशनल थॉट्स को हम जिस पर्सपेक्टिव में देखते हैं वो विचारधारा आज के संबंध में ज़्यादा प्रासंगिक है। 5वीं यूनिट वेलफेयर इकोनॉमिक्स से संबंधित है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र से संबंधित है। इकोनॉमिक्स एज अ ब्रांच ऑफ स्टडी, अर्थशास्त्र का अध्ययन कई तरीके से किया जाता है, स्टैटिक, डायनेमिक, माइक्रो, मैक्रो। उसी तरीके से अर्थशास्त्र का अध्ययन करने का एक और तरीका है, और वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है, ये अर्थशास्त्र का वह क्षेत्र है जिसमें हम इन प्रश्नों का जवाब ढूंढते हैं। कोई चीज़ व्हाट इज़, क्या है, अर्थात जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसका काम है सिद्धांतों का, नियमों का, नीतियों का निर्माण करना,
सिद्धांतों को बनाना, नीतियों को बनाना और उन सिद्धांतों और नीतियों के लिए नियमों की व्याख्या करना। टू इस्टेब्लिश, टू फॉर्मुलेट थेरीज, प्रिंसिपल्स, दिस इज द टास्क ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये कंज्यूमर थेरी है, ये प्रोडक्शन थेरी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन थेरी है, ये मार्केट थेरी है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और दूसरी ओर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आदर्शवादी अर्थशास्त्र, जिसका काम है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ने जो बनाया उसकी जांच करे और उसको देखे कि समाज कल्याण के दृष्टिकोण से वो नीतियां ठीक हैं अथवा नहीं, और अगर नहीं या कुछ कमी है तो उन उपायों और सुझावों को देना कि उनको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जिस क्वेश्चन से डील करती है वो है व्हाट इज, कोई सिद्धांत, कोई नियम क्या है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जिस चीज को डील करती है वो है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए समाज कल्याण के दृष्टिकोण से। तो ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट है, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोशल वेलफेयर, इसी को वेलफेयर इकोनॉमिक्स डील करती है, जो आपका यूनिट 5 का पार्ट एंड पार्सल है। इस तरीके से ये पाठ्यक्रम आपका 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पुस्तकों का संदर्भ मैंने आपको बता दिया, जो सिलेबस है उसका डिस्कशन मैंने आपको बता दिया। आपको जो वैकल्पिक प्रश्न पत्र लेने हैं उसमें इस वैकल्पिक प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो भी लिटरेचर है वो थ्योरेटिकल है, या प्रश्न पत्र थ्योरेटिकल है, मैथमेटिकल चीज़ें इसमें नहीं हैं, मॉडल्स नहीं हैं। जिन विद्यार्थियों को इस प्रश्न पत्र का चयन करना हो वह इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को देख सकते हैं, पुस्तकों की सूची को देख सकते हैं, और अलग अलग 5 यूनिट्स में जिन बातों का अध्ययन किया जाना है उसका संदर्भ मैंने आपको बता दिया। अब एक बात और मैं बताना चाहता हूं, और वो ये कि इस प्रश्न पत्र का स्वभाव क्या है, इसका नेचर क्या है। 5 यूनिट्स के अंतर्गत जो कुछ भी दिया है उसमें मूल रूप से जो चर्चा की गई है वह इस बात से संबंधित है कि इकोनॉमिक्स शुरू हुई, अर्थशास्त्र एक ज्ञान के विषय में प्रारंभ हुआ। इकोनॉमिक्स के बारे में जो विचार हैं वो विचार कौन कौन से हैं, अर्थशास्त्र की एक विषय के रूप में स्थापना होने के पहले और उसके बाद भी हर चीज की एक हिस्ट्री होती है, एक इतिहास होता है। तो अर्थशास्त्र के विचारों का इतिहास क्या है। हमने बीए में अर्थशास्त्र की कई शाखाओं में अध्ययन किया, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों के नाम हमको बताए गए, ये मार्शल का है, ये रॉबिन्सन का है, ये कीन्स की बात है, ये जे.एस. मिल की बात है, रिकार्डो की बात है। ये जे.एस. मिल कौन है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ये सैमुअलसन कौन है? ये कीन्स के बाद के अर्थशास्त्री हैं। ये चैम्बरलेन कौन है? चैम्बरलेन कहाँ के हैं? तो जो स्कूल ऑफ थॉट्स, जो हिस्ट्री है इकोनॉमिक थॉट की, उस हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में विभिन्न आर्थिक विचार कहाँ से शुरू होते हैं। इकोनॉमिक्स जब एक ब्रांच के रूप में नहीं थी उसके पहले से लेके अब तक आर्थिक विचारों की जो यात्रा है, आर्थिक विचारों का जो इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है
और अब तक उस यात्रा में कौन कौन से पड़ाव हैं, कौन कौन से संप्रदाय हैं, कौन कौन से लोग हैं जो अलग अलग समयों पर किस किस विचारधारा को बिलोंग करते थे, उससे संबंधित थे। ये इस पेपर में आपको बताया जाता है। प्रश्न पत्र रोचक है इस संदर्भ में। बहुत से लोग एकदम से विद्यार्थी नहीं जानते कि अल्फ्रेड मार्शल वाज द फाउंडर ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट एट कैम्ब्रिज स्कूल। ये सब बातें अगर समझनी है, जाननी है, तो हमको एक यात्रा का अध्ययन करना पड़ता है। अर्थशास्त्र की यात्रा कहाँ से शुरू होती है आज तक, और ये यात्रा सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 दो सेमेस्टर्स में आपको बताई जाती है। यहाँ जो 5 यूनिट्स हैं उनकी चर्चा मैंने की, और उन इकाइयों के अंतर्गत जो बातें की जाएंगी उसके संदर्भ में एक पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई। हमको जो भी इस प्रश्नपत्र में अध्ययन करना है उसमें हर टॉपिक में 2-3 बातों को अनिवार्य रूप से देखना होगा। आप इसको ध्यान रखिए। एक, हम किसी विचारधारा की बात करते हैं, कोई स्कूल ऑफ थॉट है। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब एक विचारधारा। वो विचारधारा क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थीं, उसके मुख्य अर्थशास्त्री कौन थे, और उस विचारधारा की मूलभूत सिद्धांत क्या थे। उस विचारधारा ने अर्थशास्त्र के जगत में कौन कौन से सिद्धांतों का योगदान दिया। क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, मैथमेटिकल स्कूल ऑफ थॉट, कोई भी स्कूल ऑफ थॉट है, कोई भी विचारधारा है, कोई भी संप्रदाय है, एक वह संप्रदाय क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी समझ हो। उस विचारधारा से जुड़े हुए प्रधान अर्थशास्त्री या विचारक कौन थे और कुल समर्थक कौन थे, अर्थात वह विचारधारा क्या है, उस विचारधारा के अंतर्गत मुख्य बातें क्या आती हैं, उससे जुड़े हुए अर्थशास्त्री कौन थे, और उस विचारधारा ने आर्थिक जगत में आर्थिक सिद्धांतों में क्या योगदान दिया। इतनी बातों की चर्चा हमको हर स्कूल ऑफ थॉट में करनी है। जब हम स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं तो इसका मतलब है, अंग्रेजी में पुस्तकों में आप देखेंगे स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट का अर्थ हुआ एक विचारधारा, एक संप्रदाय। जैसे न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, तो अल्फ्रेड मार्शल ने न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट 9 प्रतिष्ठित आर्थिक विचारधाराओं की स्थापना की, और जो अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स थे एडम स्मिथ के, जिन्होंने उनकी विचारधाराओं को समझा, उसको माना और उसको आगे बढ़ाया, वो उनके फॉलोअर्स थे। और इन सबको मिलाकर, एडम स्मिथ और उनके फॉलोअर्स को मिलाकर जो बना वो क्या है, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। ऐसे ही एडम स्मिथ ने जब अर्थशास्त्र 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन के रूप में स्थापित किया, तो एडम स्मिथ के बाद उनके शिष्य डेविड रिकार्डो, J.S. मिल, J.B. से और तमाम अर्थशास्त्री ऐसे रहे जिनके विचारधारा पूरे विश्व में 1776 के बाद 125 सालों तक प्रासंगिक रहे। तो एडम स्मिथ और उनके जितने भी उनकी बातों को समझने वाले और उनकी बातों को आगे बढ़ाने वाले जो थे, एडम स्मिथ फाउंडर एंड हिज फॉलोअर्स, ये एक विचारधारा और एक सोच की बात, जिस सोच को करने वाले जो लोग थे उनको हमने कहा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री। और यह विचारधारा
जिसको एडम स्मिथ ने शुरू किया और उनके फॉलोअर्स ने आगे बढ़ाया, इस विचारधारा को हम कहते हैं क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। तो आर्थिक जगत में आर्थिक विचारों की जो यात्रा है वो कहाँ से शुरू होती है, कैसे कैसे आगे बढ़ती है, विचारधाराओं में कैसे कैसे किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, किस प्रकार से विचारधाराएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती हैं, उन विचारधाराओं को चलाने वाले जो संस्थापक थे और उनके फॉलोअर्स थे, उसके आधार पे तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स और संप्रदाय क्या होते हैं, यह सब रोचक बातें इस प्रश्न पत्र से संबंधित हैं। अब हम लोग इतनी सूचनाएं आपके लिए हैं और सिलेबस देख लीजिए, पुस्तकें देख लीजिए। अब हम लोग जो चर्चा आगे करेंगे वो सबसे पहली बात है मर्केंटाइलिज्म की, वाणिज्यवाद की, वाणिकवाद की। अर्थात मर्केंटाइलिज्म, वाणिज्यवाद या वाणिकवाद, ये वो सबसे आर्थिक जगत में सबसे पहला आर्थिक विचार माना जाता है, आर्थिक संप्रदाय माना जाता है वाणिकवाद, जहाँ से आर्थिक विचारों की शुरुआत होती है। ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स की शुरुआत के पहले का है, 1776 के भी पहले का। 1776 से क्लासिकल इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है, 1776 से क्लासिकल इकोनॉमिक थॉट की शुरुआत होती है, प्रतिष्ठित आर्थिक विचारों की शुरुआत होती है। लेकिन 1776 के पहले भी दो आर्थिक विचार ऐसे थे जिन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इससे जुड़े हुए लोगों को हम अर्थशास्त्री नहीं विचारक कहते हैं। और ये दो विचार थे मर्केंटाइलिज्म, वाणिकवाद, वाणिज्यवाद, और दूसरा फिजियोक्रेट्स यानी कि प्रकृतिवाद। तो मर्केंटाइलिज्म, इस विचार से जुड़े हुए जो लोग थे उनको हम कहते हैं मर्केंटाइलिस्ट्स। वाणिकवादी, व्यापारवादी, और फिजियोक्रेटिज्म से जुड़े हुए जो लोग थे, प्रकृतिवाद से जुड़े हुए जो लोग थे, जो विचारक थे, उनको हम कहते हैं फिजियोक्रेट्स, प्रकृतिवादी। तो मर्केंटाइलिज्म और फिजियोक्रेट्स के अंतर्गत जो लोग आते हैं, इन दोनों वैचारिक संप्रदायों के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको हम विचारक कहते हैं। इकोनॉमिक्स एज अ ब्रांच ऑफ स्टडी 1776 में बनने के पहले। मर्केंटाइलिज्म और फिजियोक्रेट्स की दोनों की जो भूमिका और आर्थिक विचार रहे हैं वो अपने अपने समय में बहुत प्रासंगिक रहे हैं 1776 के पहले। अगले लेक्चर में हम लोग पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हैं यूनिट 1 से, और हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे मर्केंटाइलिज्म की, व्यापारवाद की या वाणिकवाद की।